ऑन किया? ओके। देखो ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सेटअप में हमको ऐसा डिवाइसेस चाहिए होता है जो कि चार्ज के फ्लो को कंट्रोल कर पाए। बात समझ में आया? तो सच इक्विपमेंट्स, सच elements in a circuit are very very important which can control the flow of electrons or charges in a circuit, right? तो बहुत सालों पहले हम वैक्यूम चैम्बर्स यूज़ करते थे चार्जेस को, फ्लो को कंट्रोल करने के। पहले तो हमको चार्ज क्रिएट करना पड़ता था। वैक्यूम चैम्बर के बारे में हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी किया कि एक इमिटर होता है, एक कलेक्टर होता है। हाँ, इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लाइट गिराते हैं या इसको गर्म कर देते हैं, थर्मियोनिक एमिशन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। इज दैट क्लियर? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना लाइट गिराते हैं या इसको गर्म कितना करते हैं। बात समझ में? क्वांटिटी ऑफ चार्ज को ये कंट्रोल करेगा। एंड फ्लो ऑफ चार्ज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम इस वैक्यूम चैम्बर, दो प्लेट्स के बीच हम क्या अप्लाई करें? वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करके लेके जाता है। तो अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और अकॉर्डिंगली फ्लो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन अच्छा, इसके साथ साथ वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर हमको वैक्यूम भी मेंटेन करना पड़ता है। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? क्यों वैक्यूम मेंटेन करना पड़ता है? बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल वी डोंट वांट दोज इलेक्ट्रॉन्स टू गो एंड कोलाइड विद द एयर मॉलिक्यूल्स, वी डोंट वांट देम टू लूज एनर्जी, राइट? तो ऐसे डिवाइसेज जो होते थे ना, वो बहुत बल्कि होते थे, अनरिलायबल होते थे। ऐसे जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस क्या करते हैं? दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत खर्चा होता था, बहुत वो जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए बहुत गर्म करना पड़ता है। तो एक वक्त आया आगे जाके, जब साइंस इम्प्रूव किया, तो ऐसा एक वक्त आया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स का पता चला जिसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। ये चैप्टर पूरा उसी के ऊपर है, सेमीकंडक्टर्स, जो कि बहुत छोटे होते थे। मतलब ये सेमीकंडक्टर्स करता क्या है? सेम काम करता है। वैक्यूम चैम्बर जो काम करता है, ये भी वही काम करता है। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए सर्किट, बट दे हैव एन एडेड एडवांटेज, दे आर वेरी स्मॉल। हाँ, उसमें चार्ज फ्लो करवाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, बहुत छोटा है। बात समझ में आया? तो हमारे जितने सारे टीवीज़, नए नए इस ज़माने के जो टीवीज़ आते हैं ना, बेसिकली जहाँ पर चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, सब में सेमीकंडक्टर्स यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा जो चैप्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स है मतलब। एंड इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस। हमारा जो ये पूरा चैप्टर है, इसी के डिस्कशन के ऊपर ही है, ठीक है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, समझने लायक बहुत सारी चीज़ें इसमें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। देखो ऐसा है कि हम नॉर्मली मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? मेटल्स, इंसुलेटर्स, इन दोनों के बारे में हमने हमेशा डिस्कस किया, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। आज मैंने एक नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो नॉर्मली लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर रेजिस्टिविटी और विद द हेल्प ऑफ देयर कंडक्टिविटी। बात समझ में आया कि मेटल्स का कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, इंसुलेटर्स का यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, सेमीकंडक्टर्स का यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। ये तो फैक्चुअली हमने क्लासीफाई कर दिया। और देखो क्लासिफिकेशन के बीच कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, लेकिन मैं अगर आगे तुमको दिखाऊंगा, ऐसा शार्प बाउंड्री नहीं है कि मेटल्स का रेजिस्टिविटी यहाँ तक ही होता है, इतना रेजिस्टिविटी होगा तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? मैंने सिर्फ रो लिखा है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सिग्मा भी दिया हुआ है। रो इज नथिंग बट व्हाट? इनवर्स ऑफ सिग्मा। तो उल्टा करके मैंने और लिखा नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटल्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या। और एक क्या तरीका है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड्स। मैंने यहाँ पर लिख के रखा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा इस वर्ड से एनर्जी बैंड्स का क्या मतलब है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। व्हाट इज द अदर वे ऑफ क्लासिफाइंग दिस मटेरियल्स। लेकिन ये डिस्कस करने के लिए हमको पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? देखो इसका कहानी जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है कि तुम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नहीं, देयर आर शेल्स, देयर आर सब शेल्स, राइट? एस पी में पी एक्स पी वाई पी जेड होता है ना? अच्छा, ये जो शेल्स, ये जो सब शेल्स होते हैं, इनका एक यूनिक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। दैट इज द रीजन वी कॉल देम एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, राइट? हर एक लेवल का, हर एक सब शेल का एक डिफाइंड एनर्जी होगा, और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास उतना एनर्जी है वही सिर्फ उन शेल्स या सब शेल्स में जाके रह सकते हैं, राइट? दैट मीन्स शेल्स या सब शेल्स को हम रूम जैसा कंसिडर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को हम उन रूम्स के ऑक्यूपेंट जैसा कंसिडर कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स का घर, शेल्स एंड सब शेल्स। इज दैट क्लियर? तो हम जिस सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये अभी मैंने लिखा नहीं, कुछ वर्ड्स है वो देख लेना, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में है। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी फॉर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, लेट मी गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि हर एक एनर्जी, हर एक ऑर्बिट का, हर एक शेल का, हर एक सबशेल का एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। सिलिकॉन का भी होगा, और मैंने वहाँ पर सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर रखा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? अच्छा, P वाले घर में कितने सारे रूम्स अवेलेबल हैं? 6 रूम्स अवेलेबल। रूम्स कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 3p6 होता है, राइट? जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उतने सारे अवेलेबल स्पेस है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? S में कितने सारे रूम्स अवेलेबल है? 2 रूम्स अवेलेबल है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे। P में कितने सारे रूम्स अवेलेबल है? 6 रूम्स अवेलेबल है, बिकॉज उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रह पाते हैं। इज दैट क्लियर? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हम S2S का एक यूनिक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है, 2P का एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है, 3S का होता है, 3P का होता है, ये जो डिफाइंड एनर्जी लेवल्स है, दिस आर डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड एटम्स का मतलब क्या है? एक सिंगल एटम जिसके नेबरहुड में बाकी और कोई प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज यहाँ पर हम एनर्जी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? कि इस इलेक्ट्रॉन का, ये इस जगह का कितना एनर्जी होगा, और उस जगह की एनर्जी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बात समझ में? जैसे कि एक पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम के सामने अगर मैं बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स लेके आ जाऊँ तब कहानी बदल जाएगी। तो पहले तो ये बात समझो कि तुमको जो ये एनर्जी लेवल का कहानी पता है। मैं दिख रहा हूँ क्या इसमें? थोड़ा सा इसे घुमा दे, हाँ ठीक है ना? ओके। मैंने जो, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया मैं इतना कुछ बोला, मैं दिख रहा हूँ है ही नहीं मैं, मतलब क्योंकि यू नीड टू सी माई हैंड्स प्रॉपरली। तो ऐसा सीन है। अगर व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि एक एनर्जी लेवल जो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, दिस इज़ फॉर आइसोलेटेड एटम। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो एक छोटा सा टाउन है जिसमें सिर्फ एक ही होटल है, और होटल में 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज है, एक इकोनॉमिकल, एक प्रीमियम। बात समझ में आया? अच्छा, इकोनॉमी वाले रूम का सोचो रेंट है 500 रुपीज़ करके, और प्रीमियम वाले का रेंट कितने? 1000 रुपीज़ करके। मतलब डिफाइंड वैल्यू, जैसे कि एनर्जी लेवल डिफाइंड होता है, तो सिमिलरली मैं इसको किसके साथ कंपेयर किया? प्राइस के साथ कंपेयर किया कि अगर किसी बंदे के पास 500 रुपये है तो वो कौन से जगह पर रह पाएगा? वो इकोनॉमिकल रूम में रह पाएगा। और किसी के पास अगर 1000 रुपये, इधर भाई इधर सिद्धार्थ इधर, और किसी के पास अगर 1000 रुपये, वो कौन से रूम में रह पाएगा? प्रीमियम रूम में रह पाएगा। लेकिन इस होटल का रूल ये है, थोड़ा सा रूल मैं बता देता हूँ। ऐसा मत समझना कि किसी के पास 800 रुपये है तो वो 500 वाले रूम में रह पाएगा, ये अलाउड नहीं है। मतलब आइदर यू हैव 500 bucks और यू हैव 1000 bucks, चेंज देने का कोई रूल नहीं है। मतलब समझ में आया? 500 bucks है तो तुम इकोनॉमिकल रूम में रह पाओगे, और अगर 1000 रुपये है तो प्रीमियम रूम में रह पाओगे। जस्ट लाइक दिस shells or subshells that we are talking about. Is that clear? They have got some defined energy levels. Is that clear? तो एक ही होटल है, तो उस होटल का जो रेट है, रेट इज जस्ट लाइक एनर्जी, 500 इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। उसको इन्फ्लुएंस करने वाला दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या? देखो, अगर उस होटल के सामने एज द प्लेस इम्प्रूव्स, फॉर एग्जाम्पल और एक बंदे ने और एक होटल खोल दिया उसके पास में, इज दैट क्लियर? अभी क्या होगा? दोनों में कंपटीशन चालू हो जाएगा। सो डू यू एक्सपेक्ट दैट द रेट ऑफ द रूम्स विल रिमेन द सेम? द रेट ऑफ द रूम्स विल इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? इंटरैक्शन होना चालू हो जाएगा, राइट? इंटरैक्शन, बोथ द होटल्स विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। जस्ट लाइक अगर मैं एक सिलिकॉन एटम के पास और एक सिलिकॉन एटम लेके आ जाऊँ, उनके बीच क्या हो जाएगा? इंटरैक्शन होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ इंटरैक्शन होना चालू हो। तो होटल्स के केस में क्या होता है इंटरैक्शन? जब दोनों होटल्स एक साथ आ गए, सोचो तीसरा होटल भी खुल गया, चौथा होटल भी खुल गया आसपास, तो बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन होना चालू हो गया। अब इंटरैक्शन होने से क्या हुआ कि उनका जो ये प्राइस उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि इकोनॉमिकल का इतना होगा और प्रीमियम का 1000 रुपये होगा, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, उन्होंने इस कैटेगरी को वाइडन अप कर दिया। उसने बोला कि नहीं, चलो इकोनॉमिकल में सिर्फ 500 रुपीज़ नहीं होगा, दैट इज से इकोनॉमिकल में भी उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना दिया।
सोचो किसी में फ्रिज है, किसी में टीवी है, किसी में फ़ैन है, ऐसे करके प्राइसेस को वैरी कर दिया. दैट मीन्स एनीवन हैविंग मनी फ्रॉम 300 to 600 फॉर एग्जांपल कैन ऑक्यूपाई द इकोनॉमिकल रूम. मतलब बेसिकली देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल. पहले एक डिफाइंड एनर्जी लेवल था, अभी स्प्लिट हो गया. स्प्लिट इन द सेंस अभी अमाउंट हमने वैरी कर दिया कि 300 से लेके 600 तक. पहले तो सिर्फ 500 था. कुछ रूम्स का प्राइस 500 से ज़्यादा भी हो गया, कुछ रूम्स का प्राइस 500 से कम भी हो गया. तो 300 से लेके 600 तक किसी बंदे के पास अगर एनर्जी है तो वो रूम्स ऑक्यूपाई कर सकता है. एंड द सेम थिंग हैज़ ऑल्सो हैपेंड विद 1000 रुपीज़ वाले रूम के साथ. वो डिक्रीज भी हुआ और वो इंक्रीज भी हुआ. 1000 के बहुत सारे रूम्स थे, कुछ रूम्स का प्राइस 700-800 कर दिया और कुछ रूम्स का प्राइस 1200-1300 कर दिया. दैट मीन्स एनीवन हैविंग मनी रेंजिंग बिटवीन 800 to 1200 कैन ऑक्यूपाई द प्रीमियम रूम्स. बात समझ में आए? तो ऐसा ही कुछ होता है अगर मैं सिलिकॉन एटम का क्रिस्टल बनाना चाहूँ. क्रिस्टल में क्या होता है, लैटिस स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहूँ तो मैं सारे सिलिकॉन एटम्स को क्या करूँगा, आसपास लेके आ जाऊँगा. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे होटल्स आसपास आने से उनका रेट बदल चुका था, सिमिलरली अगर तुम इन सिलिकॉन एटम से एक क्रिस्टल बनाना चाहते हो, एक लैटिस बनाना चाहते हो, और लैटिस में सिलिकॉन एटम्स बहुत पास आते हैं, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन दम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 femtometer to 3 femtometer. इतना कम डिस्टेंसेस में इनको रखना पड़ता है. राइट? सो इफ दिस इज़ वन सिलिकॉन एटम एंड दिस इज़ द अदर सिलिकॉन एटम, जस्ट इमेजिन दिस सिलिकॉन एटम. इसके पास टोटल कितने सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 3 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3. ये भी सिलिकॉन एटम है, इसके पास भी 3 ऑर्बिट्स हैं. लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर रहते हैं? 3 वाले शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोस्त आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. इज दैट क्लियर? ओके. सो अगर हमने 2 सिलिकॉन एटम्स को पास पास रख दिया, if they have come very close to each other, what will happen? The outermost electrons of this silicon atom, that is the electrons staying in the third orbit, third principal quantum number, उस थर्ड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा? इंटरैक्ट करना चालू कर देगा, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड बिकॉज दिस 2 एटम्स हैव कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसका न्यूक्लियस जो होगा उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. और इसका जो न्यूक्लियस है इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा. इज दैट क्लियर? अभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाउट हो सकता है कि सर सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही अफेक्ट करेगा क्या? सिग्निफिकेंटली सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही अफेक्ट करेगा. जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इतना इफेक्ट नहीं करते. बात समझ में आए? इज दैट क्लियर? ओके. मतलब अगर एक आइसोलेटेड एटम है, एंड फॉर एग्जांपल इफ आई एम एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल, अगर मैं एक आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन हूँ, तो मैं अगर अपने चारों तरफ देखूंगा मुझे दूसरा कोई और इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, दूसरा कोई और एटम दिखाई नहीं देगा, इफ़ आई एम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. लेकिन मृणाल जो है ये भी एक सिलिकॉन एटम है. नाउ ही हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द लैटिस. अभी अगर मैं इसके थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को बोलूँ कि अपने चारों तरफ देखो तो थोड़ा एनवायरनमेंट कैसा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाई देगा? बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको आसपास दिखाई देगा, न्यूक्लियसेस भी दिखाई देंगे. इसका मतलब क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का एक आइसोलेटेड एटम में जिस तरीके का इंटरेक्शन होगा, एक लैटिस में उसी इलेक्ट्रॉन का अलग काइंड ऑफ इंटरेक्शन होगा. बिकॉज नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट ओनली इंटरेक्ट विद इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स बट ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम्स. It will also be influenced by the nucleus of the other atoms. So what will happen to their energy levels? Their energy levels will no longer be unique. समझ में आया? ये जो डायग्राम देखो, डायग्राम इस तरफ रिलेटिव एनर्जी लेवल लिख के रखा है मैंने. हाँ समझ में आया? दिस इज द रिलेटिव एनर्जी लेवल एंड दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स. 2 एटम्स के बीच का स्पेसिंग. तो अभी जो स्पेसिंग है, ये जो सोचो आर का वैल्यू कुछ एक आएगा, ये जो स्पेसिंग है दिस इज फॉर एन आइसोलेटेड एटम. तो एक आइसोलेटेड एटम के लिए ये जो यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम एनर्जी लेवल का वैल्यू पुट करते हैं. तो 2 शेल का एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, 3 का थोड़ा ज़्यादा होता है. तो 2 का देखो एनर्जी लेवल डिफाइंड है और 3 का देखो एनर्जी लेवल क्या है? डिफाइंड है. ठीक है? सो ये हो गया इकोनॉमिकल रूल, ये हो गया प्रीमियम रूल, जब सिर्फ एक ही होटल एग्जिस्ट करता था. इसका रेट फिक्स्ड है. रेट मतलब इसका एनर्जी, इसका भी रेट फिक्स्ड है, इसका मतलब एनर्जी. इस घर में कितने सारे रूम्स अवेलेबल हैं? 2 रूम्स अवेलेबल है. और इस घर में कितने सारे रूम्स अवेलेबल है? 6. ठीक है? और अभी जो मैं कहानी बताऊंगा वो एन एटम्स का कहानी बताऊंगा. किसका कहानी बताऊंगा? एन एटम्स. इनिशियली सारे एन एटम्स बहुत दूर दूर थे, तो हर एक एटम वाज बिहेविंग लाइक एन आइसोलेटेड एटम.
तो अगर एक एटम के पास इस कैटेगरी में 2 रूम्स अवेलेबल हैं, तो n एटम्स के पास कितने सारे रूम्स अवेलेबल होंगे? 2n स्टेट्स. हम स्टेट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? 2n स्टेट्स. सिमिलरली इस कैटेगरी में अगर एक एटम के पास 6 रूम्स अवेलेबल है, तो n एटम्स का अगर कहानी है, सबको मिला के टोटल कितने सारे रूम्स अवेलेबल होंगे? 6n स्टेट्स. इज दैट क्लियर? और इन होटल में से ना ऑलरेडी कुछ परमानेंट कस्टमर्स ही उधर रहते ही है, जो वहाँ के लोग काम करने वाले होते हैं, जो मैनेजर है वो लोग ऑलरेडी रहते हैं. ऐसे कितने सारे लोग हैं? इधर 2 इधर 2, कितना हो गया? 4. एक एटम में एटॉमिक शेल में कितने रूम्स थे? 8 रूम्स थे. P वाले कैटेगरी में 6 रूम्स थे, S वाले कैटेगरी में 2 रूम्स थे. तो कितने सारे रूम्स अवेलेबल हुआ? 8 रूम्स. उसमें से ऑलरेडी परमानेंट कस्टमर्स कितने सारे हैं? 4. राइट? तो जिसमें से इकोनॉमिकल वाले कैटेगरी में पूरा फुल है, उसमें कोई भी रूम फ्री नहीं है, बिकॉज 2n स्टेट्स है. और कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 2n इलेक्ट्रॉन्स. सो द 2 वाला 3s वाला सबशेल इज कंप्लीटली फिल्ड. बट जो प्रीमियम वाला कैटेगरी है 3p6, उसमें तो सिर्फ 3p2 ही हुआ है. बात समझ में आया? दैट मीन्स 6n स्टेट्स, सिर्फ 2n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. तो 6n स्टेट्स में से कितना रूम्स ऑक्यूपाई हो चुका है? 2n रूम्स ऑक्यूपाई हो चुका है. एंड 4n रूम्स अभी भी क्या है? खाली. वेरी सिंपल. टोटल कितने सारे रूम्स है? 8n रूम्स, जिसमें से 4n ऑक्यूपाइड है और 4n खाली. बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं है? पक्का? ये कब का कहानी है? व्हेन ऑल द एटम्स आर आइसोलेटेड. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ r represents the spacing. When the spacing starts decreasing, what will happen? All these n atoms are brought closer and closer to each other, because now we are in the process of forming a lattice. So the interaction will start just like the example of that hotel. ये इकोनॉमिकल वाले का जो रेट्स है वो अभी स्प्लिट हो जाता है. इनिशियल लेवल से कुछ रूम्स का वैल्यू 500 से कम हो जाता है और कुछ रूम्स का वैल्यू 500 से ज़्यादा हो जाता है. ध्यान से, उनका एनर्जी लेवल भी जो है वो स्प्लिट होना चालू हो गया. बात समझ में आया? सो कुछ स्टेट्स का एनर्जी लेवल डिक्रीज हो गया. स्टेट मतलब रूम. और कुछ रूम्स का एनर्जी लेवल बढ़ गया, कुछ स्टेट्स का एनर्जी लेवल बढ़ गया. सिमिलरली ये जो 3p वाला रूम्स है, 3p वाले रूम्स है, उसका भी कुछ एनर्जी लेवल घट गया और कुछ एनर्जी लेवल बढ़ गया. कुछ रूम्स की एनर्जी बढ़ गया, कुछ रूम्स की एनर्जी घट गया. बीच में एक रीजन में वो लोग ओवरलैप कर जाते हैं. बात समझ में आया? बीच में किसी एक जगह पर उनका जो एनर्जी लेवल से वो ओवरलैप कर जाता है. इसका मतलब क्या? ओवरलैप कर जाने का मतलब अगर तुम्हारे पास 700 रुपये है, आइदर यू कैन स्टे इन द इकोनॉमिकल रूम और यू कैन स्टे इन द प्रीमियम रूम. ओवरलैप करने का ये मतलब है. फॉर एग्जाम्पल इज दैट क्लियर? लेकिन अब तक लैटिस वाला स्पेसिंग आया नहीं. लैटिस वाला स्पेसिंग कुछ यहाँ पर होता है. ये जो रीजन दिख रहा है ना, दिस रीजन रिप्रेजेंट्स द लैटिस वाला स्पेस. मतलब आर का वैल्यू जो होगा वो इस रीजन में लाई करेगा, तब जो स्पेसिंग होगा वो लैटिस वाला स्पेसिंग होगा. इज दैट क्लियर? और लैटिस वाले रीजन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक splitting of energy, this are some band of energy levels here available, और यहाँ पर there are some band of energy levels available, और दोनों के बीच एक गैप है. बैंड समझ में आता है? जैसे कि रूम्स का रेट का एक रेंज था ना, जैसे कि अभी प्रीमियम रूम्स का रेंज कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 800 से 1200. लोअर स्टेट का एनर्जी कितना है? 800. हायर स्टेट का एनर्जी कितना है? 1200. और ये जो है ये सारे उन रूम्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि इकोनॉमिकल लेवल में आता था. अब इसका लोएस्ट रेट कितना है? 300. और हाई रेट कितना हो गया? 700. तो लोअर वाले घरों का टॉप मोस्ट रेट कितना हो गया? 700. और अपर वाले का लोएस्ट रेट कितना हो गया? 800. तो 700 और 800 के बीच एक गैप था या नहीं था? मतलब किसी के पास अगर 750 रुपये है वो किसी रूम में रह नहीं पाएगा. बात समझ में आया? तो ये जो गैप है इसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? एनर्जी गैप बोलते हैं. मतलब इन एनर्जीज के कोरस्पॉन्डिंग तुमको कोई रूम नहीं मिलेगा. रूम मतलब ऐसा एक रूम जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है. तो इन एनर्जीज के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, एज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स. देयर इज नो मोर ए डिफाइंड एनर्जी लेवल. राइट? अपर 3p का भी एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है और 2s
3 इसका भी एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एंड फाइनली जब हम एक लैटिस में सिलिकॉन एटम्स को एनालाइज करते हैं, ये जो लैटिस स्पेसिंग है, तो जो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर कुछ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं और नीचे कुछ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं, और उनकी एनर्जी के बीच एक गैप होता है। समझ में आया? और ये जो गैप है इसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एनर्जी बैंड गैप। बात समझ में आया? और ये देखा गया है, ऊपर कितने सारे रूम्स अवेलेबल है, 4n रूम्स, और नीचे कितने सारे रूम्स अवेलेबल, 4n रूम्स। बिकॉज हमको पता था ना कि दिस वेयर द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें टोटल कितने सारे रूम्स अवेलेबल थे, 8n रूम्स अवेलेबल थे। तो फाइनली स्प्लिटिंग के कारण 8n में से 4n रूम्स का रेट बढ़ गया एंड 4n रूम्स का रेट घट गया, और दोनों के बीच एक रेट का गैप आ गया, 700 और 800 रुपये वाले का गैप। मतलब नीचे वाले रूम का टॉप मोस्ट प्राइस कितना है, 700 रुपये, और ऊपर वाले कैटेगरी का लोएस्ट रेट कितना है, 800 रुपये। तो किसी के पास अगर 750 रुपये है, 750 रुपये वाला रूम अवेलेबल नहीं है। ये जो एनर्जी गैप है 700 to 800, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। तो ऊपर वाले कैटेगरी में कितने सारे रूम्स अवेलेबल है, 4n रूम्स, उनका रेट बढ़ा दिया उन्होंने। बात समझ में आया? और नीचे वाले कैटेगरी में कितने सारे रूम्स अवेलेबल, 4n रूम्स ही अवेलेबल है, उनका एनर्जी थोड़ा नीचे है। समझ में आया कुछ? किसी को कुछ डाउट तो पूछ सकता, पॉज करना। और इधर दिस साइड। अच्छा, अभी हम क्या अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतना जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, हाँ, सिर्फ इस वाले रीजन का डायग्राम बनाऊंगा। सिर्फ ये वाला जो रीजन है, सिर्फ इस वाले रीजन का डायग्राम बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, ऐसा और ऐसा। कुछ समझ में आया इस डायग्राम का मतलब? थोड़ा एग्जैजरेटेड डायग्राम है, लेकिन हम इसको ऐसे करके ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुमको बैंड्स दिख रहा है, ये क्या है? दिस आर ऑल एनर्जी लेवल्स, दिस आर एनर्जी लेवल्स। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? और ये क्या है? एंड एट T इक्वल टू 0 केल्विन, ध्यान देना, तुमको जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? वैलेंस बैंड। The top one is what? Empty, right? But at temperature more than 0 Kelvin, तब ये पिक्चर कैसे दिखेगा वो दिखाता हूँ, ठीक है ना? This is energy, this is the conduction band, this is the valence band. In that scenario, as because the temperature is more than 0 Kelvin, temperature is a representation of energy. अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको एनर्जी मिला होगा, दे विल ब्रेक अवे देयर बॉन्ड्स एंड बिकम फ्री। एंड इन दिस केस हम ये कहेंगे कि सम इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेन एनर्जी मोर देन द एनर्जी गैप, ई गैप। बिकॉज अगर इनको अपना रूम का कैटेगरी बदलना है तो अपर कैटेगरी रूम्स को ऑक्यूपाई करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा। तो बाहर से कोई अगर उसको वो पैसा दे देगा, उस पैसा को रिसीव करके उस एनर्जी गैप को क्रॉस करके वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। सो अभी अगर हमने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, सम इलेक्ट्रॉन्स तुमको कहाँ मिलेगा? कंडक्शन बैंड में मिलेगा। और यहाँ पर तुमको बाकी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसके साथ साथ कुछ वैकेंसीज भी मिलेंगी। किस चीज़ का वैकेंसी? जो ये लोग चलेगा, मैं अच्छे से दिखाऊंगा कि बॉन्ड बना के दिखाऊंगा कि वैकेंसी का मतलब क्या है। अभी जस्ट ऊपर से थोड़ा समझ के रखो कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशिएंसी, बिकॉज उस जगह पर पहले इलेक्ट्रॉन था अभी नहीं है, तो वहाँ पर एक वैकेंसी है, और हम एक वैकेंसी को आगे जाके होल बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? होल बुलाएंगे। और होल के साथ हम कैसा चार्ज एसोसिएट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट करेंगे। इट इज़ ऑब्वियस, राइट? बिकॉज ए होल रिप्रेजेंट्स द डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम होल्स, पॉजिटिव चार्ज, होल्स के साथ पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट करेंगे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा वैकेंसीज, ये हो जाएगा कंडक्शन बैंड।
कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एंड दिस इज वैलेंस बैंड and this is the energy gap. So what will happen if the temperature keeps on increasing? More number of electrons will leave the valence band and jump on to the conduction band, and the number of vacancies in the valence band will keep on increasing. बात समझ में आया? Is that clear? क्या एक इलेक्ट्रॉन के पास कभी भी इतना एनर्जी आ सकता है कि वो यहाँ से इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड तक पहुँच पाए? इसी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे. बात समझ में आया? ये एनर्जी गैप के वैल्यू के बेसिस पे ही हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे. अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी भी उतना एनर्जी नहीं होगा कि वो लोग अपना वैलेंसी का काम छोड़ के कंडक्शन का काम करें. दे विल नेवर हैव दैट एनर्जी टू मेक द जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. राइट? तो इसी कहानी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे. थोड़ा पॉज करेंगे. ओके, चलो. सो नाउ let's classify the materials based on their energy band diagram. ठीक है? So ये तो ऑलरेडी समझा चुका. दिस इज टिपिकल एनर्जी बैंड डायग्राम. तो मेटल्स का एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कुछ मेटल्स में ऐसे होते हैं दैट द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है इज वेरी वेरी स्मॉल, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कैन easily receive energy, move on to the conduction band and contribute towards conduction. और कुछ मेटल्स में ऐसे भी पाया जाता है that the conduction band and the valence band overlap with each other. कुछ रीजन ओवरलैप कर जाता है. इसका मतलब क्या है? जब टेम्परेचर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी का काम करेंगे, और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वही इलेक्ट्रॉन्स फिर से कंडक्शन का भी काम कर सकते हैं. सो दिस इज द बैंड डायग्राम ऑफ ए टिपिकल मेटल और ए कंडक्टर. ठीक है? इंसुलेटर का कैसा है? ये एनर्जी क्या बहुत ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बात समझ में आया? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर तुमको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तुमको अगर इतना एनर्जी देना है ना, तो मटेरियली जल जाएगा. अगर गर्म करके तुम इसको एनर्जी देना चाहोगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू मेक दैट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तुम दे ही नहीं पाओगे. मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स इन दिस सिनेरियो यू विल फाइंड नो इलेक्ट्रॉन्स और वेरी लेस इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. दैट इज द रीजन इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते. उनका वैलेंस बैंड भर्ती होगा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली होगा. लेकिन सेमीकंडक्टर्स इज वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज इनका जो एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का कितना है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है और उतना भी कम नहीं है, कंडक्टर जैसा बीच में लाई करता है. ठीक है ना? तो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के रूम टेम्परेचर के वक्त ही जितना एनर्जी मिलता है रूम टेम्परेचर के सिचुएशन में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी गैप को आसानी से क्या करेंगे, ओवरकम करके दे कैन रीच द कंडक्शन बैंड. सो इवन अंडर रूम कंडीशंस दिस सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक ए ठीक ठाक कंडक्टर. सो व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, the conductivity of the semiconductor will keep on increasing, because now more number of electrons will jump from the conduction band to the valence band. At very low temperatures, that same semiconductor will be behaving like an insulator, because its valence band will be completely filled, whereas its conduction band will be empty. But as the temperature rises, at high temperature, the same semiconductor which was initially behaving as an insulator at low temperature will now be behaving as a very good conductor. बात समझ में आया? नॉर्मली मेटल्स के केस में क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? मेटल्स के केस में कम ऑन, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है. मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है? टेम्परेचर के साथ बढ़ता है. तो व्हाट विल हैपन टू इट्स कंडक्टिविटी? इट विल डिक्रीज. सेमीकंडक्टर ठीक उल्टा है. कनेक्शन देख पा रहे हो ना दोनों चीज़ों में? मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका कंडक्टिविटी घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर्स ठीक उसका उल्टा है. सेमीकंडक्टर्स डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ. सेमीकंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा. तो ये जो है ये डुअल पर्सनैलिटी वाला मटेरियल है. वो सिचुएशन के साथ बदल सकता है. इंसुलेटर जैसा भी बिहेव कर सकता है और कंडक्टर जैसा भी बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. एग्जैक्ट क्लियर? तो यहाँ पर हमने जो मटेरियल्स को क्लासीफाई किया दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम. सिंपल है एकदम. इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, चलो बंद करो.